तो आज हमारा विषय है अंबेडकर द्वारा रचित लास्ट लेसन है, इसका पार्ट नंबर 2, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। इसमें अंबेडकर जी जो सोचते हैं कि उनके अनुसार कैसा समाज होना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। तो शुरू करते हैं। मेरी कल्पना का आदर्श समाज जाति प्रथा के खेदजनक परिणामों की नीरस गाथा को सुनते सुनाते आप में से कुछ लोग निश्चय ही उब गए होंगे। यह अस्वाभाविक भी नहीं है। अतः अब मैं इस समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। ठीक है, यदि ऐसा पूछेंगे तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृता पर आधारित होगा। इनमें भाईचारा हो, स्वतंत्रता हो और समानता हो। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृता अर्थात भाईचारे में से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे तक संचारित हो सके। यदि समाज में कोई परिवर्तन चाहिए, आवश्यकता होती है, तो एक मनुष्य से, एक समाज से दूसरे समाज तक पहुंचनी चाहिए, तभी समाज में वो परिवर्तन संभव होता है। ऐसे समाज में बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उसकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का भी यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। इसी प्रकार स्वतंत्रता पर भी क्या कोई आपत्ति हो सकती है? गमन आगमन की स्वाधीनता, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता के अर्थों में शायद ही कोई स्वतंत्रता का विरोध करे। इसी प्रकार संपत्ति के अधिकार, जीविका उपार्जन के लिए आवश्यक औजार एवं सामग्री रखने के अधिकार, जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके, के अर्थ में भी स्वतंत्रता पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। तो फिर मनुष्य की शक्ति के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की भी स्वतंत्रता क्यों न प्रदान की जाए? जाति प्रथा के पोषक जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार लेंगे, परंतु मनुष्य के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे। कि जो मनुष्य जो काम करना चाहता है उसकी स्वतंत्रता उसको नहीं देना चाहेंगे। क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता किसी को नहीं है। तो अर्थ उसे दास्ता में जकड़ कर रखना होगा, क्योंकि दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता। दास्ता में यह स्थिति भी है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। उदाहरण के लिए जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहां कुछ लोगों की अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। ये समता पर विचार करें।
क्या समता पर किसी की आपत्ति हो सकती है? फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द ही विवाद का विषय रहा। समता के आलोचक यह कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते और उनका यह तर्क वजन भी रखता है, लेकिन तथ्य होते हुए भी यह विशेष महत्व नहीं रखता, क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए भी यह नियामक सिद्धांत है। मनुष्यों की अक्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है: शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता के कल्याण की कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि सभी उपलब्धियां जिसके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्रदान करता है। और अंत में मनुष्य के अपने प्रयत्न। इन तीनों दृष्टियों में निसंदेह मनुष्य समान नहीं होते। ये 3 बातें बताइए, समान कभी नहीं होता। कोई भी शारीरिक रूप से एक समान नहीं होते, कोई भी उत्तराधिकार के माध्यम से समान नहीं होते, कोई अपने माता पिता की सेवा करता है, कोई नहीं करता। किसी को अपने माता पिता से बहुत सारी जायदाद मिली, किसी को नहीं मिली। और मनुष्य का अपने प्रयत्न, कोई किसी चीज़ में आगे है, कोई किसी चीज़ में आगे है। तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? समता विरोध करने वालों के पास इसका क्या जवाब है? व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है। आप इस चीज़ में आगे निकलना चाहते हैं, आपको उसमें रुचि है, आपको सारे अगर सपोर्ट करेंगे, साहस बढ़ाएंगे, तो निश्चय ही आप आगे बढ़ेंगे। अगर सारे आपकी टांग खींचेंगे तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। परंतु यदि मनुष्य प्रथम 2 बातों में असमान है, तो क्या इस आधार पर उसके साथ भिन्न व्यवहार उचित है? नहीं है। उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वे लोग निश्चय ही बाजी मार ले जाएंगे जिन्हें उत्तम कुल, शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, पैतृक संपदा और व्यावसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त है। इनकी जो तीसरी चीज़ है ना, उस चीज़ से ऊपर वाली दोनों चीज़ प्राप्त की जा सकती हैं। ऊपर वाली दोनों चीज़ से नीचे वाली चीज़ प्राप्त नहीं की जा सकती। हमें कोई अपनी रुचि नहीं थोप सकता हमारे ऊपर। हम अपनी रुचि से दोनों चीज़, संपदा भी प्राप्त कर सकते हैं और शारीरिक वंश परंपरा को भी अगर अच्छा खाना पीना उसके हिसाब से किया जाए तो सब कुछ चेंज हो सकता है। लेकिन नीचे वाली बदलने से अगर सेम रही तो ऊपर वाली नहीं बदल सकते हम। इस प्रकार पूर्ण सुविधा संपन्नों को ही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय देगा। अतः न्याय का तकाजा यह है कि जहाँ हम तीसरे पर उसके साथ असमान व्यवहार नितांत अनुचित है। तीसरे आधार पर मनुष्य के साथ असमान व्यवहार को उचित ठहराते हैं, वहाँ प्रथम 2 आधारों पर उसके साथ असमान व्यवहार नितांत अनुचित है और हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, समाज की यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है, इनके समाज को लोगों से अधिक फ़ायदा उठाना है, तो यह संभव है कि जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर एवं समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाए तो ही संभव है। समता का औचित्य यहीं पर समाप्त नहीं होता, इसका और भी आधार उपलब्ध है। एक राजनीतिज्ञ पुरुष का बहुत बड़ी संख्या में पाला पड़ता है। अपनी जनता से व्यवहार करते समय राजनीतिज्ञ के पास न तो इतना समय होता है और न ही प्रत्येक के विषय में इतनी जानकारी ही होती है जिससे वह सबकी अलग अलग आवश्यकताओं तथा क्षमताओं के आधार पर वांछित व्यवहार अलग अलग कर सके। वैसे भी आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार कितना भी आवश्यक था औचित्यपूर्ण क्यों न हो, मानवता के दृष्टिकोण से
समाज दो वर्गों और श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता। ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञ को अपने व्यवहार में एक व्यवहारीय सिद्धांत की आवश्यकता रहती है, और यह व्यवहारीय सिद्धांत यही होता है कि वह सब मनुष्य के साथ समान व्यवहार किया जाए। राजनीतिज्ञ यह व्यवहार इसलिए नहीं करता कि सब लोग समान होते हैं, बल्कि इसलिए कि वर्गीकरण और श्रेणीकरण संभव होता है। इस प्रकार समता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञ को सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उसके लिए यही मार्ग रहता है, क्योंकि यही व्यवहारिक भी है और ये उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी है। तो आज का ये लेसन यहीं समाप्त होता है।